जोशीमठ पर रिपोर्ट आ गई है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक रिपोर्ट पर मंथन हो रहा है। सर्वे रिपोर्ट तो 2 दिन की ही है, लेकिन इसमें जोशीमठ की वजह से देवभूमि के लिए दूरगामी परिणाम छिपे हैं। रिपोर्ट में जोशीमठ का 25% हिस्सा खतरे में बताया गया है। कई सेंसिटिव इलाके ऐसे हैं जहां मकानों को ध्वस्त करना पड़ सकता है। आज दिल्ली में भी जोशीमठ को लेकर हाई लेवल बैठक हुई है। यह बैठक पीएमओ में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने की। जोशीमठ बचेगा या नहीं, इस पर मंथन हुआ। जोशीमठ को बचाने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं, उस पर चर्चा हुई। जिन घरों को ध्वस्त किया जाएगा उनको कहां बसाया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो 603 घरों को चिन्हित किया गया है जहां दीवारों में दरार पड़ चुकी है। इनमें से कितने घर ज्यादा सेंसिटिव हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ बचेगा या नहीं? इस पर सर्वे रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट को केंद्र और राज्य सरकार को भेज दिया गया है। रिपोर्ट में एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों की टीम ने सरकार को जो पहला सुझाव दिया है, उसमें कहा कि जो घर ज्यादा डैमेज हो चुके हैं उन्हें फौरन ही ध्वस्त कर देना चाहिए। उसके मलबे को वहां से हटाना चाहिए। साथ ही जिनके घर को गिराया जाए उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ का करीब 25% हिस्सा प्रभावित है। फिलहाल इसे 3 भागों में बांटा गया है। गंभीर, मध्यम और मामूली श्रेणियों में रखा गया है। अभी तक करीब 603 मकानों को चिन्हित किया गया है। अब सुझाव के मुताबिक सरकार को फैसला लेना है। सामान यहां बांध लिया गया है, किचन खाली कर दिया गया है। और ये देखिए, सोचिए आपके कमरे का कोई एक हिस्सा ऐसे बैठ जाए। मैंने आपको तो कहा था ना, दूसरे कमरे को देख सकते हैं। अगर आइए, ये दीवार अब दीवार नाम की दीवार नहीं बची है। दूसरे कमरे तक आपकी नजर चली जाएगी, इतना बड़ा छेद इस दीवार में है। और यहां पानी की आवाजें भी आई थी और ये कोना एकदम सिंक कर गया है, मानो यहीं पानी का वो सिंक होल शुरू होता हो। क्योंकि यहीं से एकदम नीचे सिंक होल वो होता है जब पानी अपने साथ मिट्टी निकाल लेता तो एक बड़ा छेद बन जाता है, जिसे सिंक होल कहते हैं। और अब ये पूरा मकान अव्यवस्थित है। थोड़ी सीमेंट लगाकर शुरुआत में बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 1 हफ्ते में तस्वीर ऐसी हुई कि अब इस घर की हालत दयनीय है। जोशीमठ के 9 वार्ड में खतरा ज्यादा है। यहां हर घर तक सर्वे टीम पहुंची थी। घरों की क्या हालत है, कौन सा घर अभी रहने लायक है, कौन सा घर फौरन खाली करने लायक है, इसकी रिपोर्ट तैयार की गई है। सरकार के सामने जो सबसे पहली चुनौती है, लोगों को सुरक्षित निकालना, इसके साथ ही जोशीमठ के अस्तित्व को बचाना। लिहाजा सर्वे टीम जमीन धंसने और दीवार फटने की वजहों का पता लगाना शुरू किया। टीम ने जेपी कॉलोनी का भी दौरा किया। यहां पर 2 जनवरी की रात 400 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी का प्रवाह होने लगा था। एक्वीफर फटने के बाद जमीन के धंसान में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में भी कहा गया कि पानी का तेज बहाव और दरारों में वृद्धि एक साथ होती है। एक्वीफर यानी जलीय चट्टान के फटने से जमीन के नीचे वैक्यूम क्रिएट यानी खाली जगह बनी। इस कारण जमीन नीचे की तरफ दरकी। मकानों से लेकर सड़क और अन्य संरचनाओं में दरार में वृद्धि का यही बड़ा कारण है। जेपी कॉलोनी से मारवाड़ी तक आई दरार का रिपोर्ट में फिलहाल यही बड़ा कारण माना गया है। हमने दरार की ग्राउंड जीरो आपको दिखाई, उससे सामने ठीक पहला घर ये है। बड़ा ही शानदार बनाया गया है, पेंट किया गया है। 1993 में बना था, अभी रेनोवेट किया गया है। लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि यह तस्वीर बनेगी। अब ये पूरा मकान दरार आने लगी है। पहले जब इनकी रिपेयर हुई, ये पेंटिंग कब हुई मैम? ये हमने अभी किया था, 2019 का है। 19 में 2-3 साल पहले जब दरार दिखी तो इन्होंने रिपेयर भी करवाया था। लेकिन ये दरार रिपेयर के बावजूद की दरार है और ये मकान का सबसे पहले। मैम, आपके घर में दरारें कब दिखनी शुरू हुई और आपने शुरुआत में क्या सोचा था?
ये हमें साल भर पहले से दिख रहा है, बट हमें ये लगा कि हमारा हो सकता है कि सिविल लाइन की व्यवस्था नहीं है, तो सिविल लाइन की वजह से ये कहीं ना कहीं जमीन बैठ रही है। इसके लिए हमने ये रिपेयर किया था। ये सारा हमने रिपेयर इसलिए किया था कि हमारी ही कमजोरी से ये बैठ रहा है। बट धीरे 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 नींव को लेकर भी शंका थी आपको? हाँ, हम लोगों को लगा कि हमारी नींव फाउंडेशन हमने सही से नहीं डाली है, पुराना है, इसलिए ये बैठ रहा है। बट जब धीरे धीरे सारे मकानों में आने लगी और हमें इस मकान से आर पार दिखने लग गया, तब हमें लगा कि नहीं, ये हमारी खुद की हमारी की गई गलतियां नहीं है, ये कहीं और से हो रहा है। कहीं और से हो रहा है। हाँ। तो ये खेत वाली दरार जो आपके पीछे वाले खेत में आई है, ये कब आपने नोटिस की? ये हमने अभी अक्टूबर से देखा कि खेतों में भी दरारें हैं। जब हम लोग अपने घरों को देखने के लिए खेतों से पास होते हुए गए, तब हमने देखा कि पूरे तो खेत खिसक चुके हैं। तो 3 महीने लग गए प्रशासन को ये जानकारी पहुंचने में? 3 महीने से पहले प्रशासन को भी पहुंच चुका है, हाँ। बट कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब लोगों के घर पूरे टूटने लग गए, तब जाके वो इस चीज में आगे बढ़े हैं कि ये क्या हो रहा है बोल के। अब आपने क्या तय किया है? क्या सामान खाली कर दिया है, नहीं किया है, कहाँ जाओगे? बिल्कुल माइंड ब्लैंक है। ना हमें घर छोड़ने का मन कर रहा है, ना पैकिंग करने का मन कर रहा है, ना ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ रहे। हमारे साथ छोटा बच्चा है, कहाँ जाए? वो कह रही है, सास कह रही है कि मेरे मन ही नहीं कर रहा, चाहे हमें विस्थापित भी कर ले, हम यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है। मैंने कहा, ऐसे टूटे घर में कैसे रहेंगे? सोचिए, उनकी फीलिंग खुद उनने अपने हाथों से तोड़ के रूढ़ी तोड़ी उन्होंने अंधेरे में, उन्होंने खड़ा किया। उनका दर्द हम समझ सकते हैं, कोई और नहीं। वो तो भारी रूप की दरारें देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये डल जाएगा, पर जो उन्होंने की है उसके लिए मेहनत, उनकी शकल बताती है, उनकी झुर्रियां बता रही है, उनके हाथों की मेहनत बता रही है। अकेली है। तो ये अम्मा है जिन्होंने 1993 में इस घर को बनाया था, अब इस पे दरार आ गई है। अम्मा, घर में दरार आ गई, क्या सोचा है? कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सोचें क्या करें। बिल्कुल हो गया खाली माइंड। अच्छा, बस। तो डर नहीं लगता? डर भी लग रही, पर कैसे छोड़े इसको। नींद नहीं आ रही, बाहर अंदर ऐसे ही। तो ऐसा भी डर लगा रहता है कि किसी दिन रात को सोते सोते गिर जाएगा? हाँ, तो बाहर आते हैं, हाँ, हिल रहा मकान पूरी। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि जेपी कॉलोनी में तो कई स्थानों पर 1 मीटर तक गहरी दरार देखी गई, जिसकी वजह से इमारतों की रिटेनिंग वॉल और नींव को नुकसान पहुंचा है, जिससे मकानों और जमीन में दरारें आ गई हैं। सर्वे टीम ने जेपी कॉलोनी से निकलने वाले पानी के सैंपल को कलेक्ट किया है। ये पानी मटमैला है। एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी सर्वे हुआ है, वहां की भी मिट्टी ली गई है। सुरंग से निकलने वाला पानी भी लिया गया है, यहाँ भी पानी मटमैला है। टनल के कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस की भी रिपोर्ट मांगी गई है। पानी और मिट्टी को जांच के लिए भेज दिया गया है। जमीन के नीचे से जो पानी निकल रहा है, सर्वे टीम उसके स्रोत की जानकारी नहीं कर पाई है। स्टेट डिजास्टर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ की इस भूस्खलन की समस्या के पीछे ये झरना मूल वजह है। इस झरने के पानी के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी खिसक रही है। इसकी वजह से एक सिंक होल फिनोमेना बना है और जोशीमठ के पहाड़ के नीचे से मिट्टी गायब हो रही है। नतीजा ये हुआ कि जितनी भी सड़क को रोकने के लिए दीवार बनाई गई थी और बिल्डिंगों की जो नींव है वो फेल कर गई है। गौर करने वाला शब्द है फेल, यानी सड़क को रोकने के लिए जो दीवार बनाई गई थी या बिल्डिंग को रोकने के लिए जो नींव रखी गई थी, अब वो फेल कर गई है, क्योंकि नीचे से जमीन ही खिसक रही है। नतीजतन बिल्डिंगों में क्रैक्स आ रहे हैं। अब इस पानी के स्रोत को सुनिश्चित करने के लिए इस पानी के सैंपल लिए गए हैं। इतना ही नहीं, तपोवन से भी पानी के सैंपल लिए गए हैं, जहां से ये सुरंग शुरू होती है। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके मिलान से यह तय होगा कि आखिर इस पानी का स्रोत क्या है और इसको रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि समस्या की जड़ अगर यह है तो समाधान भी यहीं से निकलेगा। विष्णुप्रयाग के अलकनंदा नदी के निचले इलाके में कटाव जैसी स्थिति देखी गई। एक्सपर्ट पैनल ने विष्णुप्रयाग और मारवाड़ी के बीच अलकनंदा नदी में बाएं किनारे के निचले भाग में सेफ्टी वॉल बनाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा नदी के विस्तृत अध्ययन का भी सुझाव दिया गया है। इसमें जियो टेक्नोलॉजी, जियो फिजिकल और हाइड्रोलॉजिकल जांच के साथ साथ भूकंपीय और ढलान मूवमेंट की निगरानी की भी बात कही गई है। इस वक्त हम विष्णुप्रयाग में मौजूद हैं। यहाँ धौलीगंगा और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। स्टेट डिजास्टर डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कहा गया है कि इस नदी के मिलन के स्थान पर पहाड़ की तलहटी में कटाई हो रही है
वो पहाड़ जिस पर जोशीमठ शहर टिका हुआ है। अब मैं दिखाऊं जरा, मेरी दाईं तरफ ये धौली गंगा है जो तपोवन की तरफ से आती है। मेरी बाईं तरफ जो आप नदी देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ से चलकर आती है और इन दोनों नदियों का मिलन यहां होता है और जिसे विष्णुप्रयाग का नाम दिया गया है। जब इन दोनों नदियों में पानी बढ़ता है तो सीधे सामने टकराता है। देखेंगे तो बोल्डर्स, मिट्टी, गंदगी या कहें कि वो ग्लेशियर्स का बचा हुआ हिस्सा वो कुछ है और उसकी कटाई होती है। इस ठीक पहाड़ के ऊपर आपको जोशीमठ मिलेगा और यही कटाई इस जोशीमठ के लिए भारी पड़ रही है। अब स्टेट डिजास्टर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे आप प्रोटेक्शन वॉल बद्रीनाथ के इस हाईवे पर देख पा रहे हैं, अब सरकार की तरफ से इसी तरह की प्रोटेक्शन वॉल यहां बनाने का प्रस्ताव दिया गया है ताकि ये पहाड़ नीचे की तरफ ना खिंचे। और जब मॉनसून के वक्त में धौली गंगा और अलकनंदा दोनों का प्रवाह ज्यादा होता है तो पानी का स्तर कहीं ज्यादा होता है और यहां कटाव देखने को मिलता है और यही कटाव जोशीमठ की पहाड़ी की जड़ को काट रहा है और अब यहां पर एक प्रोटेक्शन वॉल बनाने की सिफारिश की गई है। जोशीमठ में बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएमओ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बैठकों का दौर जारी है। पीएमओ में जोशीमठ को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने की। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी और केंद्र सरकार के अफसर भी मौजूद रहे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जोशीमठ डिस्ट्रिक्ट के अफसर भी इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल थे। उत्तराखंड सरकार के सीनियर अफसर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल थे। खुद पीएम मोदी भी जोशीमठ को बचाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी से अपडेट ले रहे हैं। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे वार्ता से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ने वाले ज्यादातर गांव ग्लेशियर के मटेरियल पर बसे हैं। जहां आज बसाहट है वहां कभी ग्लेशियर थे। जानकार बताते हैं कि जोशीमठ भी पहाड़ खिसकने से जमा मिट्टी और पत्थर पर ही बना है। लिहाजा इस सर्वे में हर एंगल पर काम किया गया क्योंकि इस बार खतरा बड़ा है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सर्वे टीम ने सुनील, मनोहरबाग, सिंघधर और मारवाड़ी क्षेत्रों में अगस्त 2022 में कराए सर्वेक्षण की तुलना में गंभीर नुकसान देखा है और इन इलाकों को काफी सेंसिटिव बताया है। इस वक्त हम जोशीमठ के ऊपर के पहाड़ पर हैं जहां रोपवे शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको दिखा दें, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये रोपवे का लैंडिंग पॉइंट है। यहां से रोपवे शुरू होता है और पूरा जोशीमठ नीचे है और इधर आप देखेंगे तो यहीं से दरार की शुरुआत हो रही है। ये जो आप सफेद चूना देख रहे हैं ये प्रशासन की तरफ से मार्किंग की गई है और ये दरार लगातार यहां से चलती हुई आगे तक जा रही है। ये दरार नीचे जाती है, वहां एक दरार बनती है और इस दरार का दूसरा हिस्सा यहां से शुरू होता है। यानी अगर ये पहाड़ तिकोना ऊपर खड़ा है तो यहां 200 मीटर का एक टुकड़ा शुरू में खिसकना शुरू हुआ। 200 मीटर वहां से शुरू होते हैं, ये दरार यहां तक जाती है और बीच बीच में ये दरार इतनी ज्यादा है कि उसमें आदमी तक समा सकता है। ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।